ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है, इसका ख़ास तौर से स्थापना हुई थी भारतीय दर्शन और भारतीय विचारधारा, जिसको कहते हैं इंडिक स्टडीज़ या इंडोलॉजी। तो इसके एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है कुरुक्षेत्र में विशेष रूप से भारतीय दर्शन और भारतीय विद्या के प्रचार के लिए। अब जब इसमें फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट बना तो बड़ा झगड़ा रहा कि भाई जब ये यूनिवर्सिटी बनी भारतीय दर्शन के लिए है तो पाश्चात्य दर्शन यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन पाश्चात्य दर्शन के बिना नए विचार ही नहीं मिलते। तो उस झगड़े में जो बहुत ही विद्वान, पहले इस यूनिवर्सिटी में एक बात ये थी कि बड़ी दूर दूर से पकड़ पकड़ करके सूरज भान जी और चौधरी हरवाल लाल जी ऐसे आदमी लाए थे जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी। अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में भी ऐसे आदमी बैठे थे। केमिस्ट्री वाले तो ऐसे थे जिनके नाम से कोलोन मुखर्जी रिएक्शन के नाम से एमएससी तक पढ़ाया जाता है। तो इन लोगों ने बड़ा ये जोर दिया कि या तो दो डिपार्टमेंट बनाओ, इंडियन फ़िलॉसफी का अलग बनाओ और वेस्टर्न का अलग बनाओ। दो डिपार्टमेंट बनेंगे तो डबल खर्चा हो जाएगा। तो फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट वैसे ही आप वेस्टर्न फ़िलॉसफी नहीं निकाल सकते। और जब ये तय हो गया तो फिर ऐसे लोग खोज के लाने शुरू हुए जो बड़े विद्वान हो, उच्च कोटि के। सबसे पहले जब ये डिपार्टमेंट बना था तो यहाँ एक आदमी ऐसे थे, उनका नाम था धीरेन्द्र शर्मा, जिन्होंने डिपार्टमेंट बनाया फ़िलॉसफी का। बड़े भारी, लंदन से वो पीएचडी करके आए थे, लंदन में ही पढ़े थे, बहुत विद्वान आदमी थे। बाद में क्या हुआ कि यहाँ अंतर कलह होना शुरू हो गई, हरियाणवी और नॉन हरियाणवी इस तरह की सारी। और वो यहाँ से छोड़ करके जेएनयू में चले गए। जेएनयू में जाके वो हेड बन गए साइंस पॉलिसी के। हम जो साइंस में शोध कर रहे हैं उनके पीछे हमारी फ़िलॉसफी क्या है, तो इसके वो हेड बन गए। अब पता नहीं अभी शायद रिटायर हो गए हैं, अभी हैं वो। तो वो सबसे पहले आदमी थे जो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आदमी था। यहाँ रहता तो इस यूनिवर्सिटी को दुनिया में ऊंचा कर देता, लेकिन आपसी अंदरूनी कलह की वजह से वो अपना यहाँ से चला गया। अब फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट में कई टीचर ऐसे आए जो बहुत ही विद्वान, जिनको कहना चाहिए, उनका रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रहा। उनमें एक जो बहुत विद्वान आदमी थे वो थे डॉक्टर विनोद शंकर। वो बिहार के रहने वाले थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका जीवन बड़ा सादा था, बहुत सादा। एक खद्दर का कुर्ता और खद्दर की धोती, इसमें ही वो अपना गर्मी हो चाहे सर्दी हो इसी में गुजार देते थे। लेकिन अध्ययन का बहुत शौक़ था। तमाम पता नहीं कहाँ से दुनिया की किताबें मंगा के, उनका विषय ऐसा था, विषय उनका जो संसार में लेटेस्ट आज जो साइंस आ रही है, उस साइंस के पीछे कौन सा दर्शन खड़ा हुआ है। तो फ़िलॉसफी ऑफ साइंस के आदमी थे वो। क्वांटम फिज़िक्स, इस पर उनका पूरा अधिकार था। अब क्वांटम का मतलब है कि सारी फ़िलॉसफी, सारा साइंस, एटम, जब यूनान में एटमिस्ट पैदा हुए, उसके बाद फिर न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया, 3 लॉज ऑफ मूवमेंट दिए दुनिया में। सारी दुनिया उन्हें 3 लॉ के हिसाब से चल रही है।
उसके हिसाब से फिर न्यूटन को भी लोगों ने निकाल दिया। यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में ये माना जाता था कि गॉड कैन कमिट मिस्टेक बट यूक्लिड कैन नॉट। यूक्लिड ने जो सिद्धांत दिया था कि एक ट्रायंगल के अंदर के जो 3 एंगल होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, तो ये ऐसा माना जाता था कि अंतिम शब्द कहे उसने। और इसलिए जितने भी वैज्ञानिक थे वो सब यही कहते रहे कि अगर गॉड इस बात को नहीं मानता कि एक ट्रायंगल के अंदर के एंगल जो होते हैं उनका जोड़ 180 होता है, तो गॉड कैन कमिट मिस्टेक, वो गॉड की गलती होगी ना माने तो, लेकिन यूक्लिड की गलती नहीं हो सकती। तो इस सिद्धांत का बड़ा अध्ययन किया और अध्ययन करके बाद में ऐसी ज्योमेट्री निकाली जो नई ज्योमेट्री आई है कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं वो मोर देन 180 होते हैं। कितने होते हैं ये कुछ पता नहीं, इनडेफिनिट है। और इस सारे पर उनका विनोद शंकर का बड़ा अध्ययन, बहुत ज़्यादा अध्ययन था। बाहर से भी किताबें मंगा के पढ़ाते थे। तो फिलॉसफी ऑफ साइंस का उनका विशेष फील्ड रहा। और उसके साथ दूसरी चीज़ जो पढ़ाई उन्होंने वो सोशल फिलॉसफी, समाज क्या है, समाज का नियंत्रण कैसा होना चाहिए, संस्थाएं कैसी होने। तो मेन जो उनका था वो फिलॉसफी ऑफ साइंस और सब्सिडियरी था। अब वो बहुत विद्वान लोगों में उनकी श्रेणी थी। उनके बारे में भी ये कह सकते हैं हम कि उत्तर भारत में, हो सकता है दिल्ली में कोई हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बाकी पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर में, इधर की तरफ राजस्थान में भी कोई आदमी फिलॉसफी ऑफ साइंस का नहीं था। तो इस क्षेत्र में फिलॉसफी ऑफ साइंस का कोई आदमी उनके अलावा दिखाई नहीं देता था। और जब वो यहाँ से रिटायर होकर के गए तो यूनिवर्सिटी ने वो पेपर ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि फिलॉसफी ऑफ साइंस का कोई आदमी मिल नहीं रहा। अब बिल्कुल ऐसा हो गया कि साइंस बड़ी उन्नति कर रही है, लेकिन उसके पीछे क्या दर्शन है, उसके पीछे क्या सिद्धांत खड़े हैं, साइंस कौन सा दृष्टिकोण दे रही है कि संसार कैसा है, क्या है, गैलेक्सी कैसी है। अब वो बड़े सिंपल तरीके से इनको समझाते थे, क्योंकि साइंस की किताबों में फिक्शन भी बहुत है, साइंस की कहानियाँ भी बहुत हैं। और विनोद शंकर जी उन कहानियों के माध्यम से, तो जब गैलेक्सी पढ़ा रहे थे कि गैलेक्सी हैं, एक एक गैलेक्सी में कितने कितने सूरज हैं, कितना ब्रह्मांड में गैलेक्सी हैं, तो गैलेक्सियाँ फैलती चली जा रही हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है सारा का सारा। और जब हम स्पेक्ट्रम लगाते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो गैलेक्सी दूर होती जा रही है, जितनी दूर उसके रेडनिंग इफेक्ट होते हैं, लाल होता चला जाता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने पता नहीं कौन सी किताब कहाँ से पढ़ी। उन्होंने कहा कि एक आदमी जो था वो सड़क पर जा रहा था गाड़ी में, और उसने जो सड़क पर लाइट लगी होती हैं क्रॉसिंग पर, वो लाइट क्रॉस कर ली। जैसे ही लाइट क्रॉस करी, पुलिस ने उसका चालान कर दिया। चालान कर दिया तो वो गया जब कोर्ट में, तो उसके वकील ने कहा कि साहब आप जज हैं, लेकिन आपने साइंस नहीं पढ़ी है। साइंस में लिखा हुआ है कि गैलेक्सी जो सोर्स ऑफ लाइट जब रिसीड कर रहा होता है, दूर हट रहा होता है, तो रेडनिंग इफेक्ट हो जाते हैं। और जब सोर्स ऑफ लाइट निकट आएगा तो ग्रीन इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये सोर्स ऑफ लाइट के निकट जा रहे थे, चौराहे पे जो लाइट लगी हुई है उसके निकट जा रहे थे, तो रेडनिंग इफेक्ट जो है वो ग्रीन हो गया। इनको लाल लाइट जो थी वो हरी दिखाई दी। अब जज जो था उन्होंने कहा ये तो जब साइंस की इतनी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है और गैलेक्सियों के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको तो काट नहीं सकते। और जब नहीं काट सकते तो आदमी लाइट जंप कर जाएंगे, लाइट जंप करके वो एक्सीडेंट होंगे,
तो उन्होंने उसको तो माफ़ कर दिया, लेकिन वकील को कहा कि जाके वैज्ञानिक से पूछो कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने वैज्ञानिक बुलाए बहुत सारे जज ने, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक आदमी ने कहा, उसने कहा जी उसने कन्फेस तो कर लिया कि सोर्स ऑफ लाइट की तरफ मैं जा रहा था तो लाइट रिसीड नहीं कर रही थी, मेरी तरफ आ गई। ये इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब आप उस पर ये मुकदमा चलाओ कि तुम गैलेक्सी की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, जितनी तेज़ी से गैलेक्सियाँ दूर जा रही हैं, निकट आ रही हैं, 1 सेकंड में इतने 1000 मीटर चली जाती हैं, किलोमीटर। तो उसको कहो कि तुम इतनी फास्ट चल रहे थे कि जितनी ज़मीन पर चलाना बड़ा मुश्किल है, गैलेक्सी की स्पीड से चला रहे थे। तुमने खुद मान लिया है कि रेडनिंग इफेक्ट ग्रीन में तब हो गया था तब्दील। तो जैसे ही ये चीज़ आई, जज ने उसको बुलाया कि तुम पे दूसरा केस चला दिया है ये साइंस का। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पलें वो पता नहीं कहाँ से खोज करके लाते थे और बच्चों को समझाते थे गैलेक्सियाँ हटती चली जा रही हैं और जितनी दूर चलती जाएगी उतना ही इसका रेडनिंग इफेक्ट होता चला जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो ले आते थे और हम भी जब सुनते थे तो हमें ही समझ आता गैलेक्सी कितनी तेज़ी से जा रही हैं, कितना कहाँ हट रही हैं, कहाँ पहुँच रही हैं सारा। तो फिलॉसफी और साइंस पर उनका बहुत बड़ा अधिकार था और इसलिए कोई साइंस का सिद्धांत जब उनके पास रखते थे साइंस वाले, तो उसका फ़ौरन फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन बता देते थे कि इसका ये इम्प्लीकेशन होगी फिलोसफिकल। तो वो यहाँ से चले गए, बड़े विद्वान आदमी थे। तो उनका बस यही दुख रहता था कि, लेकिन उनके अंदर एक और गुण था, वो होम्योपैथिक के बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर थे। आज जो इस शहर में होम्योपैथिक का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, जिसके हाथ में बड़ी शिफा है, उसका नाम भी विनोद है, लेकिन वो विनोद शर्मा है। तो विनोद शर्मा को जब कोई ऐसा केस आ जाता था कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा केस और समझ नहीं आ रहा क्या दवाई दूं, तो वो इनको हमारे विनोद शंकर जी को पूछते थे। तो विनोद शंकर जी उसको बताते थे। तो विनोद शंकर जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई, जिनको इल्यूजन हो जाता है यानी भ्रम दिखने लगता है, तो वो जाकर के चक्कर में फंस जाते हैं तांत्रिकों के। अब किसी को ये दिख रहा है कि कमरे के अंदर मेरी ताई जो मर गई थी कमरे के अंदर रात को घूमती रहती है, किसी को और कुछ दिख रहा है कि यहाँ कोई एक बड़ी एक शक्ल जो थी यहाँ चलती रहती है। तो उसने कहा कि ये तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं और मेरे पास कोई दवाई है नहीं इसकी। तो उसने विनोद शंकर जी से कहा कि 1-2 केस ऐसे आए हैं कि डरते बहुत हैं, भयभीत हो जाते हैं उन्हें इस तरह के। तो विनोद शंकर जी ने उसको एक चीज़ बता दी। उन्होंने कहा कि बेलेडोना 30 की इसको डोज दो, 1 हफ्ते के बाद सारे भूत दिखाई देने बंद हो जाए और ये तांत्रिकों के चक्कर में ही पड़ेगा, नहीं तो तांत्रिक जाए लूट लेते हैं हज़ारों रुपया। तो अब वो विनोद शर्मा के पास आप जाओगे डॉक्टर के, तो वो यही कहेगा कि मुझे तो ये दवाई विनोद शंकर जी ने बताई थी, जबकि थे तो वो फिलॉसफी के आदमी, लेकिन अध्ययनशील बहुत थे, बहुत पढ़ते थे वो। तो इसलिए वो होम्योपैथिक पर भी बड़ा अधिकार था। अब वो यहाँ से जब रिटायर होकर गए तो उन्होंने किया कि बिहार में गरीबी बहुत है, लोग एलोपैथिक दवाइयाँ लेने खरीद नहीं सकते, बड़ी महंगी हैं। तो वहाँ उन्होंने कर दिया कि जो पेंशन मिलती है उस पेंशन से मैं होम्योपैथिक की फ्री दवाइयाँ बांटूँगा। मेरे पास पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, प्रोफेसर को जो पेंशन है वो 40-40 हज़ार इतनी पेंशन मिल रही है। तो अब वो यही काम करते हैं। और अगर कोई हमारी फिलॉसफी ऑफ साइंस की समस्या आ जाती है, क्योंकि अब पढ़ाते तो है ही नहीं है, बंद हो गया है डिपार्टमेंट, लेकिन फिर भी कहीं रेफरेंस आ जाता है, तो विनोद शंकर जी को ही हम टेलीफोन पर पूछते हैं कि ये समस्या आ गई है, ज़रा बताओ। तो फिर वो बता देते हैं कि पढ़ा किताब में अमुक जगह, इसको देखो ये सारा है। तो ऐसे विद्वान आदमी रहे जिनके मुकाबले का आदमी सारे इस इलाके में नहीं, फिलॉसफी ऑफ साइंस का। और चूँकि कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने किया, यूनिवर्सिटी ने कहा एक काम करो, ये पेपर ही बंद कर दो, अब फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ाई नहीं जाती हैं।
और इस तरह के आदमी रहे हमारे। जयपुर से एक आए थे NN शर्मा, तो वो उनका क्या, NN गुप्ता, उनका क्या था कि उन्होंने जो नई फ़िलॉसफी है, मॉडर्न फ़िलॉसफी, बिल्कुल मॉडर्न क्या, कंटेम्प्रेरी फ़िलॉसफी, मॉडर्न से भी मॉडर्न है, उसमें आजकल एक नया ट्रेंड चलाया विटगेंस्टाइन वगैरह ने, इन्होंने सबने, कि 50% प्रॉब्लम जो है फ़िलॉसफी की वो भाषा के गलत यूज़ के कारण से या मिसयूज़ के कारण से पैदा हो जाती हैं। तो फ़िलॉसफी का काम क्या है? उन्होंने कहा, अब नए जो थिंकर हैं वो कहते हैं कि फ़िलॉसफी का काम ये है कि वो जो जाले पड़ गए हैं भाषा के मिसयूज़ के कारण से, उन जालों को साफ़ करो, क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी आएगी, भाषा ठीक हो जाएगी, तो आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तत्व ज्ञान की समस्या है, वो सब मेटाफिज़िकल समस्याएं हैं। और मेटाफिज़िकल समस्याएं किस लिए पैदा हो गई हैं कि हम भाषा ठीक तरह से प्रयोग नहीं करते। अब इन्होंने, गुप्ता जी ने क्या काम किया, सबसे पहले आके किया कि एक शब्द है अंग्रेज़ी में इज़। अब ये इस शब्द जो है, इसके अगर ठीक मानी हम ना लगाएं तो सैकड़ों प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। तो हमें भी बड़ी रुचि होती थी। मैंने कहा, वर्मा जी, गुप्ता जी, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ये इज़ तो छोटा सा शब्द है। और फिर उन्होंने बताया कि इज़ के इस्तेमाल से कितनी प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं, और इनको कैसे अगर भाषा में इनको ठीक कर दिया जाए तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। आप सवाल पूछो कोई, तो बजाय इस सवाल का हम जवाब खोजें, हम ये कहेंगे कि इस सवाल को इस भाषा में आप ले आओ। अब एक वाक्य ऐसा था जिसने दुनिया को परेशान कर रखा था, वो ये था, दी दैटनेस ऑफ दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी व्हाटनेस ऑफ दैट। इस पर पूरी मेटाफिजिक्स कर दी थी खड़ी। क्या ब्रह्म के अस्तित्व को गुणों से अलग किया जा सकता है? क्या प्रेडिकेट के बिना कोई सेंटेंस बन सकता है? खाली सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट करो, उसमें रोज़ इज़ और प्रेडिकेट न लगाओ तो मीनिंगलेस वाक्य हो जाएगा। तो प्रेडिकेट कभी भी सब्जेक्ट से अलग नहीं हो सकता। अब उन्होंने इसमें सारा कर करा के कि इस वाक्य को अगर इस तरह लिखो सारा, तो ये मेटाफिजिकल समस्या ही ख़त्म हो जाएगी कि गॉड है या नहीं है, गॉड निराकार है या नहीं है, निर्गुण है या नहीं है। तो कहते हैं समस्या। तो गुप्ता जी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते रहते थे हमें कि भाषा में, और उसमें एक ही उनका सूत्र था जो विटगेंस्टाइन ने कहा कि अगर बोलना चाहते हो आप तो मीनिंगफुल बोलो। मैंने भी एक काम कराया PhD का, फिलॉसफी ऑफ मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीनिंग? जब हम कहते हैं कि इसके ये मीनिंग है, तो मीनिंग का मतलब क्या होता है? तो ये गुप्ता जी के प्रभाव में मैंने काम कराया। गुप्ता जी बड़ा मजे करते, तो मैंने करा दिया काम, और वो करके भी बड़ा, जिसने काम किया था उसे यहाँ फिलॉसफी लैंग्वेज के आदमी इतने अच्छे नहीं मिले, तो फिर वो लंदन चला गया था, और लंदन में जाकर वो काम करके आया, बड़ा इम्पोर्टेंट काम, लेकिन कराया था हमने गुप्ता जी की प्रेरणा से। तो गुप्ता जी भाषा पर बड़ा कमांड था उनका, और विटगेंस्टाइन की बात बिल्कुल सही कहते थे, अगर बोलो तो मीनिंगफुल बोलो, नहीं तो चुप रहना अच्छा है। फिर हमने एक दिन उनको एक कहानी सुनाई गुप्ता जी को। मैंने कहा, गुप्ता जी, ये जो आपकी फ़िलॉसफी, नई जो फ़िलॉसफी आई है, ये भारतवर्ष में तो बहुत पुरानी लगती है। कहने लगे, ये तो नई बिल्कुल लेटेस्ट फ़िलॉसफी है। क्लैरिटी, भाषा को क्लियर करो तो फ़िलॉसफी की प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने कहा, हमारे यहाँ ये है कि विटगेंस्टाइन वाली बात कि अगर बोलो तो मीनिंगफुल बोलो, नहीं तो मौन रहो। तो कहने लगे, मैंने कहा, पंचतंत्र में ये आता है कि एक गधा था, भूखा घूम रहा था,
जहाँ इधर उधर को जाए तो लोग देखते थे गधा आएगा तो मारते, तो भगा देते थे उसको। तो उसे क्या मिला कि एक शेर मरा पड़ा था, उसने गधे ने शेर की जो खाल थी वो ओढ़ ली और ओढ़ करके वो गांव की तरफ को चला गया। अब गांव वालों ने देखा कि शेर गांव की तरफ आ रहा है, चक्कर क्या है। शेर तो गांव में आता नहीं वैसे, लेकिन आ रहा है, तो गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए, बच्चों को बंद करा दिया। और गधे ने देखा अब तो खूब मौका मिल गया, तो खूब खाना शुरू किया, खूब पेट भर के उसने खा लिया। लोगों ने कहा, कुछ लोग वहाँ गाँव में बुढ़े थे, वो कहने भी लगे कि ये शेर, ये कैसा शेर है, शेर तो मांस खाता है, और ये शेर जो है ये तो घास खा रहा है, मूली खा रहा है, गाजर खा रहा है खेत के अंदर, ये कैसा अजीब तरह का शेर है, ये कोई अजीब ही जानवर है, शेर नहीं है। तो गांव में चर्चा हो रही, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि वहाँ जाओगे उनने पंजा भी मार दिया शेर ने, तो सारी ज़िंदगी ख़त्म है, वहाँ मत जाओ। तो थोड़ी देर क्या हुआ कि वो गधा जो था वो जब खूब रज गया, खा लिया उसने, तो गधे को जब रज जाता है तो उसको रेंकने की एकदम आदत होती है। तो गधा जो था उसने खूब पेट जब भर गया तो गधे ने क्या काम किया, ऊपर को मुँह उठाया और रेंकना शुरू कर दिया। जब रेंकना शुरू किया तो उन्होंने कहा, भाई ये तो गधा है, कहीं शेर की खाल ओढ़ रखी है इसने। तो वो गाँव वाले गए और उसको मारना शुरू किया। तो पंचतंत्र वालों ने कहा कि अगर ना बोलते तो तुम्हारी पोल ना खुलती। लोग समझते तुम शेर हो, बड़े भागी आदमी हो। तो कहते ये जो इस तरह की बात है कि जो आदमी ऐसे होते हैं, जो अपने आप को कहते हैं गहरे रहस्यवादी आदमी हैं, वो मौन होकर के बैठ जाते हैं। वो इसलिए मौन हो जाते हैं कि मीनिंगफुल बात कोई कह नहीं सकते, उनकी बुद्धि। अब वो जब मौन हो जाते हैं तो लोग कहते हैं मौनी बाबा है, मौनी बाबा है। अगर वो बोलें तो गधे की तरह पिटें, वो नहीं बोलते तो कहते हैं मौनी बाबा कहलाते हैं। तो भाषा से पता लग जाता है कि आदमी मीनिंगफुल बात कह रहा है या नहीं कह रहा। तो गुप्ता जी कहने लगे, भाई ये बात तो तुमने बिल्कुल नहीं बताई कि भाई कि विटगेंस्टाइन यही कहता है कि बोलो तो मीनिंगफुल बोलो, नहीं तो चुप रहो, नहीं चुप नहीं रहे तो ऐसे ही पिटोगे गधे की तरह से। तो कहते यही है कि पुराने लोग जो हैं, जो क्लासिकल फिलॉसफी को मानते हैं, आज ऐसे ही पिट रहे हैं वो, कि जब भी कोई समस्या रखते हैं तो हम बता देते हैं उनको कि ये भाषा का आपने गलत भाषा प्रयोग किया। अब जैसे आपने कहा ट्रायंगल इज 3 साइडेड फिगर, तो दूसरे ने क्या किया, उसने कहा कैट इज ए मैमल। अब इस जो है ये दोनों के अलग अलग मानी हैं। पहले वाक्य में इसका मानी है आइडेंटिटी, ट्रायंगल एंड 3 साइडेड फिगर है परफेक्ट आइडेंटिटी, इसका शब्द मत लाओ। और दूसरी जगह अब आइडेंटिटी नहीं कह सकते दूसरी में, बिल्ली और मैमल, दूध पिलाने वाले जानवर, आप ये नहीं कह सकते बिल्ली और दूध पिलाने वाले जानवर में तो मैमल इज़ कैट, गलत हो जाएगा क्योंकि हज़ारों मैमल हैं। तो यहाँ इज़ जो है इसके और दूसरे मानी हैं। यहाँ इसका मानी है क्लास कंटेनमेंट, द क्लास ऑफ मैमल कंटेन्स क्लास ऑफ कैट। इज़ हटा दो, इज़ गड़बड़ कर रहा है। तो इस तरह से गुप्ता जी का बहुत अधिकार रहा, उनका बहुत ज़्यादा, और वो फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज पर उनका बड़ा, वो यहाँ से उनकी डेथ हो गई, उनकी तो चले गए, रिटायर हो गए वो भी। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान। और फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में यही है कि यहाँ चंडीगढ़ में अब तो बहुत बुढ़े हो गए हैं, तो सारे नॉर्दर्न इंडिया में धर्मेंद्र गोयल हैं, उनके बराबर कोई फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का विद्वान नहीं है। और नंबर 2 पे हमारी एन गुप्ता थे। अब फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज पढ़ाने वाला भी कोई आदमी नहीं रहा। तो लेटेस्ट फिलॉसफी जो है उसको पढ़ाने वाले आदमी कर दिए कि उसमें से सिलेबस में से वो चीज़ें निकाल दो जो बहुत कठिन है, सिलेबस को हल्का कर दो, आदमी इतना विद्वान नहीं मिलेगा कोई। तो वो भी यही हुआ कि सिलेबस में से कुछ चीज़ें छाड़ दी और उसको काट कूट करके ऐसा कर दिया कि आजकल इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज को, लेकिन सरल कर लिया ना, भाई ये चीज़ें निकाल दो।
तो गुप्ता जी के जाने के बाद भी यहाँ एक शून्य जैसा पैदा हो गया। और तीसरे आदमी जो अभी भगवान के प्यारे हुए हैं वो थे डॉक्टर एस.पी. वर्मा, बहुत विद्वान आदमी। और उनका जो विषय था वो भी एक बड़ा ऐसा विषय जिसको सुनकर के ही लोग घबरा जाते हैं। वो था क्रिटिक ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दिया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। अब इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत क्रिटिसिज्म किया लोगों ने। शंकराचार्यों को जब कहा कि ब्रह्म सत्य है, निराकार है, निर्गुण है, अभेद है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीहि अभेद, तो फिर ये भेद कहाँ से उत्पन्न हो गए संसार का? जो है ब्रह्म जो ऐसा है वो निर्गुण है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। तो इस संसार में जो गुण दिखा रहे हैं, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई किसी तरह का है, ये कहाँ से आ गए गुण? तो शंकराचार्य ने कहा कि एक ऐसा सिद्धांत है जो गुण पैदा कर देता है, वो है माया। माया क्या करती है कि आवरण करती है, पहले जो असलियत है उसको छुपा देती है। असलियत निर्गुण है और माया फिर विक्षेप, नाम और रूप जो है माया उसके ऊपर लाद देती है। सोना जो है, उस सोने का ना कोई, सोना एक चीज़ है, उसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कुछ है। वो कुंडल बनाओ तो कुंडल बन जाता है, कंगन बनाओ तो कंगन बन जाता है। लेकिन जब वो किसी विद्वान के पास जाता है तो विद्वान कहते हैं ना ये कुंडल है ना कंगन है, तो सोना है। तो ब्रह्म है, लेकिन उस पर शक्लें हमारी दिखाई देती हैं। तो इस पर बड़ी लोगों ने, शंकराचार्य की बड़ी आलोचना बहुत लोगों ने की। ब्रह्म और जीव एक ही हैं, इस पर तो बहुत ही लोगों को एतराज़ हुआ कि जीव और ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं। तो हमारे वर्मा जी ने क्या काम किया कि जितने भी क्रिटिक थे शंकराचार्य के, उनकी फिलॉसफी उठाई और फिर उनकी फिलॉसफी में देखा क्या दोष है, उन्होंने आर्गूमेंट कहाँ गलत दिए, उनकी सबकी धज्जियाँ उड़ा दें। क्रिटिक्स ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य को जितने क्रिटिसाइज़ करने वाले थे, उनकी क्रिटिक, उनकी धज्जियाँ उड़ा करके और वेदांत को उन्होंने बड़े दृढ़ आधारों पर खड़ा कर दिया। उनका भी ये था कि जब वो वेदांत पर बोलते थे, संस्कृत में सारा ब्रह्मसूत्र ऐसा था, उनको बहुत बड़ी किताब है ब्रह्मसूत्र। और ये माना जाता है वेदांत के आचार्यों में कि जिसने प्रस्थानत्रयी का अध्ययन नहीं किया, यानी ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, ये तीन चीज़ें प्रस्थानत्रयी, तो जिसने प्रस्थानत्रयी का अध्ययन नहीं किया और उस पर कोई भाष्य नहीं किया, उसको आचार्य पद पर नहीं आसीन करना चाहिए। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, तो आचार्य वही बन सकता है जिसने प्रस्थानत्रयी का अच्छा अध्ययन किया। उसमें ब्रह्मसूत्र सबसे पहले आ जाता है। पिछले साल की है, उससे पिछले साल की बात है कि एक आदमी जो थे वो महामंडलेश्वर थे, तो उन्होंने बड़े लोगों को, पार्टी वार्टी, सारे सन्यासियों को बुला के और भोजन वोजन कराया। 150-200 बड़े बड़े सन्यासियों को भोजन कराया और खुद वहाँ कहा कि अब मैं आचार्य बन गया हूँ, महामंडलेश्वर से आचार्य हो गया हूँ। तो अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया। तो 4 जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ये आचार्य कहलाने का हकदार नहीं है। जितने मंडलेश्वर गए और इसको आचार्य बनाया, वो मंडलेश्वर भी अज्ञानी मालूम देते हैं, तो उसको ज़बरदस्ती उस पद से नीचे हटा दिया कि आप आचार्य नहीं बन सकते। तो वो बेचारा इतना पैसा खर्च करके भी फिर उन्होंने कहा कि आपको आचार्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं जब तक आप प्रस्थानत्रयी न करें। तो वर्मा जी ने ब्रह्मसूत्र के जब बोलते थे ब्रह्मसूत्र पर, तो धारा प्रवाह उन्हें सारा ब्रह्मसूत्र का एक एक चीज़ ऐसे एस्पेक्ट कर देते। तो वर्मा जी भी अब चले गए। अब वेदांत का उतना गहरा अध्ययन करने वाला संस्कृत डिपार्टमेंट में जो हैं एक आदमी
फिर भी वो प्रस्थानत्रयी का अपने आप को ज्ञाता नहीं मानते, केवल वेदांत का ही मानते हैं, तीनों चीज़ों नहीं मानते। सुरेंद्र मोहन मिश्रा हैं, बड़े ज्ञानी आदमी हैं, वो संस्कृत डिपार्टमेंट में हैं। फिलॉसफी में इतना ज्ञानी आदमी कोई अब नहीं आया वर्मा जी की, जो वेदांत का इतना गहन अध्ययन हो। तो ऐसे आदमी अब चले गए, अब फिलॉसफी में अब तो छोटे छोटे आदमी रह गए हैं वो थोड़े जो। अब देखो कौन बढ़िया कोई आदमी कोई आएगा तो अच्छा है, कहीं मिल जाएगा तो, नहीं तो छाया है तो छाया चल रही है उनकी।